आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए इनइलास्टिक कोलिजन। आज हम बात करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। आपने समझा अगर कोई दो बॉल थी, मान लीजिए बॉल ले लीजिए, किसी दो बॉडी को ले लीजिए, अगर वो कोलाइड करती थी इलास्टिकली तो कोलाइड करने के पश्चात वो डिफरेंट स्पीड से मूव करती थी। ये चीजें आपने देखी। आपने देखा कि वो दो डायमेंशन में भी मूव कर रही थी, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। बट अब हम पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब कोई परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें, मतलब अगर हम बात करें कोई बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रही होती है। कौन सी? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करे। अगर कोई बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करे तो उसकी जो फाइनल स्पीड होती है, बॉडी मूव्स टुगेदर, लिखेंगे बॉडी मूव्स टुगेदर। बॉडी मूव्स टुगेदर, बॉडी जो होती है साथ साथ मूव करती है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पश्चात जो बॉडी होती है वो विथ सिमल्टेनियसली आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ऐसे भी, विथ कॉमन वेलोसिटी। इसका मतलब समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रही है, जब वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करेगी तो टक्कर के पश्चात वो साथ साथ कॉमन स्पीड से मूव करेगी। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का बॉक्स है, सपोज दैट कोई लकड़ी का बॉक्स है जो कि मूव कर रहा होता है, उसमें अगर हम गन फायर करें, बुलेट को उसमें दागें, बुलेट को फायर करें तो बुलेट क्या करेगी? उस लकड़ी के गुटके में जाकर धंस जाएगी। उसके बाद उनकी जो स्पीड होगी वो दोनों की कॉमन हो जाएगी। वो हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लीजिए कोई मास है हमारा m1 जो कि स्पीड मूव कर रहा है u1 की स्पीड से। कोई मास दूसरा हमारा m2 जो कि मूव कर रहा है विद u2 स्पीड से। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के पश्चात क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? सट जाएंगे, एक दूसरे में क्या होंगे? सट जाएंगे। उसके पश्चात क्या होगा? ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करना प्रारंभ कर देंगे, मतलब दो के दोनों हमारे विद वेलोसिटी ऑफ v से मूव करेंगे। ये मास हमारा m1, ये मास हमारा m2। इसके लिए सबसे पहली चीज देखो, हमने आपको समझाए थे कि अगर आप इलास्टिक कोलिजन देखो, उसमें फर्स्ट मोमेंटम कंजर्व होता है, सेकंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, कंजर्व नहीं बोलोगे, इक्वल होती है, बीच में घट सकती है बट इक्वल, बढ़ नहीं सकती, घट सकती है बट इक्वल होती है, फाइनल और इनिशियल। इसमें क्या आपने पढ़ा था? शुरुआत में हमने बताया था इसमें मोमेंटम कंजर्व ऑलवेज होता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन हो। बट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि जब टक्कर होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस आ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इसमें बताओगे मोमेंटम कंजर्व रहता है, जब मोमेंटम कंजर्व रहता है तो इसकी मतलब है इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू p फाइनल क्या है? m1 प्लस m2 इंटू में p, मतलब दोनों मिल करके m1 प्लस m2, क्योंकि इसे आप अलग अलग नहीं पढ़ोगे, अभी एक में पढ़ोगे, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब इसका अगर ग्राफ देख लें कुछ इस प्रकार से, ये अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल के बारे में चर्चा करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
क्यों समझ पा रहे हो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल जैसे जैसे बढ़ रही है, इनिशियल घटती जा रही है, ठीक। या फिर आप ये बताओगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जितना ज़्यादा है फाइनल में उतना कम है। ये कुछ ग्राफ इसका इस प्रकार बन जाता है। या फिर आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं, और अच्छे तरह से समझिए, इसको ऐसा बनाना उतना उचित नहीं होगा। विद टाइम काइनेटिक एनर्जी, ये सही है, वो सही नहीं था, ग्राफ में कुछ दिक्कत थे। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, उस समय टाइम कम रहा होगा। जैसे जैसे टक्कर हुआ उसके बाद टाइम ज़्यादा लगा, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं टक्कर होने में कुछ समय लगा, काइनेटिक एनर्जी घट गई। यही है। अरे भाई यहाँ पर देखो, समय था कम, काइनेटिक एनर्जी थी ज़्यादा। यहाँ पर देखो समय था ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी हो गई कम। ये तो मतलब आप इन इलास्टिक कोलिजन में देखें कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल की, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फटाफट से नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको इतना? एक क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या आ पाएगा आपको? कराए ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम। कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, जिसका मास कितना है 4 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिसकी वेलोसिटी वो कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। कोलाइड्स विथ ए बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 6 किलोग्राम। वो कोलाइड करती है किसी बॉडी से जिसका मास 6 किलोग्राम है, एंड स्टिक टू इट, और इसमें चिपक जाती है। देखो अगर ये चीज़ें नहीं लिखी होती तो आप समझ नहीं पाते। इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। स्टिक टू मतलब इसमें जाकर चिपक जाना, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? और समझो अगर इस प्रकार से दिया हो तो क्या करोगे? हम जानते हैं इसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। इसमें भी जब मोमेंटम कंजर्व होता है तो आप क्या लगाते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में v। बताओ, इसके कहने का मतलब ये है कि पहली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, बाद में जाकर किसी कोलाइड करता है किसी भी पॉइंट से, या किसी भी बॉल से, किसी बॉडी से जो कि 6 किलोग्राम का है, एट रेस्ट है, बाद में कंबाइन हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? मतलब इसके कहने का मतलब है कोई एक बॉडी है यहाँ पर देखो जो कि 4 किलोग्राम की बॉडी है, मूव कर रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 kmph, ठीक, 8 kmph। कोई 6 किलोग्राम की बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद 0 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। बाद में ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं 4 kg वाला और 6 kg वाला, एंड कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। लगाओ, m1 की वैल्यू 4 इंटू u1 की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, हमें उससे छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। मीटर पर सेकेंड में भी हम कर सकते थे, बट हमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं समझ में है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में ये भी है, इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटे में ही निकाल लेंगे, ठीक है। प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, 4 प्लस 6 इंटू में यही फाइंड करना है। 8 4 जा 32, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 10 v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 10, या फिर v इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्या समझ में आए? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मूव कर रहा था, अब ये 3.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोनों साथ साथ मूव करेंगे, क्योंकि टकराएगा तो इसकी स्पीड कम होगी ना। ये 3.2 किलोमीटर प्रति घंटे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी बेस पे है, सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज की गई है। इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ए न्यूट्रॉन हैविंग मास ऑफ 1.67 to 10⁻27 किलोग्राम एंड मूविंग एट 10⁸ मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद ए न्यूट्रॉन एट रेस्ट एट स्टिक टू इट। ठीक,
मतलब क्या करा है, एक न्यूट्रॉन है जिसके पास इतना मास है और वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो टकराता है किसी ड्यूट्रॉन से जाकर, किसी ड्यूट्रॉन से जाकर, जो कि हमारा ड्यूट्रॉन जो है वो एट रेस्ट है। ड्यूट्रॉन हमारा किस पे है, एट रेस्ट है। एंड इफ द मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इज इतना, मास हो ड्यूट्रॉन का इतना हो, स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन इज। और समझते हैं, एक बार आप लोग वीडियो को पुश कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हमने कहा जल्दी हम लोग फिर से लाइव मिलने वाले हैं, सो डोंट वरी। हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो, इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली लास्ट लेक्चर। चलिए, इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे मे बी पॉसिबल, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुका है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो ए न्यूट्रॉन हैविंग मास इतना, समझ लो पहले, कोई न्यूट्रॉन है जो कि इतना मास है इसका, कोई न्यूट्रॉन है, कोई ये है न्यूट्रॉन, ठीक, इसका मास कितना है, छोटा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं न्यूट्रॉन, इसका मास है कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मूव करा है 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक ना। विथ ड्यूट्रॉन एट रेस्ट, कोई बॉडी है जो कि हमारा ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है, इसका मास कितना है 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये रेस्ट पर है, इधर जीरो वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ये दोनों जब आपस में टकराए तो एक दूसरे से चिपक गए, एक दूसरे से चिपक गए। एंड फाइनली द स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, यही पूछा जा रहा है, मतलब ये न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन आपस में चिपक गए, इनका मास एक हो गया, इन दोनों का मास हमारा एक हो गया, मतलब ये कुछ ऐसे बन गए, ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया, ये ड्यूट्रॉन, दोनों मिल करके कुछ इस प्रकार का शेप बना लेते हैं, या ना भी बनाए, मतलब सिमिलर एक प्रकार से हो गए। अब इनका जो मास होगा इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक। अब ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हमको निकालना है। चलो हम वही लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू में m1 प्लस m2 इंटू में v, यही बोलता है। m1 की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, u1 की वेलोसिटी 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्लस में m2 की वैल्यू 3.34, m2 जीरो हो जाएगा, देखो समझो यार, इतने मल्टीप्लाई जीरो करोगे जीरो हो जाएगा। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ऐड कर दो दोनों को, 10⁻⁻27, 10⁻⁻27, इन दोनों को ऐड करो, 7 + 4 11 एंड 6 + 3 10, 6 + 3 9 होता है, 1 कैरी मिल जाता है। फिर नाउ 3 + 1 4 5.0 इंटू 10⁻⁻27 वेलोसिटी वैल्यू हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 27 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, क्या जरूरत जाने की, 27 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 5.01 इंटू 10⁻⁻27, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे से काटेंगे, नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, नियर अबाउट कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एज वी विश ये जाने वाला है 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। सो अगर हम डिवाइड करें, कितनी वैल्यू दी गई हमारी, हाँ नियर अबाउट 3, सही। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ इक्वल टू में भी ये हो जाएगा 0.33, आप डिवाइड करिए इंटू 10⁸ इक्वल टू वी, या फिर 3.3 इंटू 10⁻7 इक्वल टू वी, इतना मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू आ गई 3.3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड।
नोट कर लीजिए। क्लियर है सबको, समझ में बात है? अब चलिए थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। ये मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg, कोई मेटल बॉल है जो कि 5 किलो। देखो पहले आप फिगर बनाना सीख लो, सबसे पहली चीज़ है। देखिए अगर आप फिगर बनाना सीख जाते हो तो 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3 साल लगातार हम सबके साथ बने रहे तो इन तीनों सालों में, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है अभी, ये साल पढ़ोगे सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, तो इन 3 सालों में मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप आईआईटी क्वालिफाई करना चाहोगे तो आपको कहीं और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे आईआईटी बेस पर कि आपको पूरा भरोसा हो जाएगा अपने आप पर कि यस हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, नॉर्मल आप लोग जहाँ कोचिंग करते हो या फिर जो आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, बीएससी में पढ़ाया जाता है, सिर्फ बीएससी लेवल का पढ़ाया जाता है, जिसे यही सब क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं। अभी और टफ क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो कि बीएससी में आते हैं। अभी हम और टफ क्वेश्चन बताएंगे जो कि ज़्यादातर बीएससी में नहीं पूछे जाते, बट आप सीखे रहोगे उनको, जो कि आईआईटीज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर आप सीखे हो आज तो आपको एमएससी एंट्रेंस में आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा। यार हर एक पॉइंट को सीखना चाहिए। जैसे ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, मज़ा नहीं आता, हमको भी नहीं मज़ा आता कि सिर्फ यहीं तक पढ़ा के छोड़ दिया जाए। यार एक्चुअल फील तब आती है जब डीपली पढ़ाया जाए, डीपली पढ़ा जाए। अब ये कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा के हम छोड़ दें, कोई मतलब है नहीं है। ये तो सभी पढ़ाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमेशा हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखा कीजिए। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब भी उनको पढ़ाते रहिए तो वो क्या करते हैं, अपनी किताब में से मिलाने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब ये हमारे टॉपिक में नहीं, अब छोड़ दो इसे। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अपना भविष्य बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को, समाज को दिखाने के लिए, नंबर बनाने के लिए, मेरिट अपने सर पे लेकर घूमने के लिए पढ़ रहे हो बस। मेरिट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बन जाती है आराम से। आप पढ़े रहोगे तो मेरिट अच्छी बनेगी। बट कई लोग मेरिट बनाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। यार पढ़ो, अभी आपके पास फुल टाइम है, सीखो हर एक चीज़ को। मेरिट बनाने के पीछे अभी से दौड़ोगे तो फिर नहीं। मेरिट बनाना कब है, जब 1 महीने रह जाते हैं पेपर के 1 महीने पहले खूब ध्यान लगा के पढ़ो। अभी भी ध्यान लगा के पढ़ो, बट उस समय कहने का मतलब मेरा, उस समय आप क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकते हो उनको पढ़ना चाहिए। अभी से आप सोचो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लो, फिर तैयार कॉन्सेप्ट छोड़ जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बीएससी में, जब मैं बीएससी क्वालिफाई किया था, टोटल ओवरऑल 59% थे। लास्ट ईयर मेरा 65 था, बट टोटल ओवरऑल मिलाकर 59% बने थे। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स का 87% तक बन चुका है। 87% तक बन चुका है, बट मेरे नहीं थे। हो गया ऐसे, मान लीजिए, हो सकता है मैं उस समय तेज रहा होऊंगा, तो देखा जाएगा। तो यही चीज़ मैं बताता हूँ कि आप क्या करो, मेरिट बनाने के चक्कर में मत भागो, आप कॉन्सेप्ट सीखने के चक्कर में भागो। जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, क्वेश्चंस ऑलरेडी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, क्या करोगे, ए मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg, कोई मेटल बॉल है जिसका मास 5 kg है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कोई एक मेटल बॉल है 5 kg का, मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे, हैज एन हेड ऑन कोलिजन विथ अदर स्टेशनरी बॉल। स्टेशनरी मतलब समझ रहे हो, स्टेशनरी मतलब स्थिर बॉल। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, मतलब रुका हुआ। ऑफ मास 8 kg, ये टकरा रहा है किसी दूसरे मास से जिसका मास कितना है 8 kg, मतलब ये वेलोसिटी 0 है इसकी, ठीक। ऑफ मास 8 kg, इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल मूव टुगेदर
फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन के पश्चात ये दोनों बॉल जो हैं, दोनों मेटल बॉल जो हैं वो एक एक साथ मूव करें कोलिजन के पश्चात दोनों बॉल जो हैं एक साथ मूव करें, बॉल 5 kg एंड 8 kg। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने, कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि हम जानते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज़्यादा होती है, फाइनल कम होती है। लॉस कितनी होगी, इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, तो इनिशियल में से फाइनल वाली घटा दो, लॉस पता चल जाए कितनी लॉस होगी। भाई पहले इसके पास मान लो 10 जूल रहा हो माना, अब इसके पास 8 जूल है, लॉस कितना हुआ 2 जूल। ऐसे तो निकालते हो ना। वो निकालने के लिए आपको पहले तो V पता होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो इसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। m1 u1 आप देखो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। जैसे मान लीजिए ये u1 की वैल्यू है, अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पर हम कहाँ सॉल्व कर दें, यहाँ पर ऐसे कुछ बना लेते हैं ना, यहाँ पर दिखा दें u1 की वैल्यू जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे ना तो उसमें हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे, इसलिए चेंज किया जा रहा है। तो 30 इंटू कई लोग 18/5 18 में भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। बस ये मीटर पर सेकंड में आ गया, बस और करना क्या यार, इसमें भूलने की क्या बात। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 00 कैंसिल, ये बचा क्या 10 और 36, इसे काट देंगे 2 पंचे 10, 2 18 में 36, कितना बचा 30 गुणे 5/18, या फिर 2 9 18, 15 दूनी 30, 15 × 5 75/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, u1 की वैल्यू क्या मिली 9 9 9 8 72, 9 8 72 72 73 74 75 3, 9 3 27 27 28 29 30, 8.33 मीटर पर सेकेंड, 8.33 मीटर पर सेकेंड, या 75/9 ही ले दें, कोई दिक्कत नहीं है। m1 की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू 5 इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 8.33 प्लस में इसकी वैल्यू तो 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 8 5 13 इंटू में v। आप निकालोगे 13v इज इक्वल टू 5 5 15, 5 कैरी में 1, 5 15 15 1 16 कैरी में 1, 8 5 40 40 40 1 41 41.65। और अगर हम v की वैल्यू बात करें कितना हो जाएगा 41.65/13, 13 39, कितना हो जाएगा 39 39 40 41 2 2 2 2 13 2 26, 13 2 26, 0 बढ़ाओगे एंड 13 चौका 52 13 39, 3.203 ये इतना मीटर पर सेकेंड, या फिर अप्रॉक्स इसे बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये 8.33 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, अब कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब हमें निकालनी क्या है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालनी है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है फाइनल की अपेक्षा। जब इनिशियल ज़्यादा है तो इनिशियल में से अगर हम फाइनल को घटा दें तो कितना हमारा लॉस हुआ है वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे हाफ
देखो इनिशियल में दो चीजें हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी ना। क्या लिखोगे समझना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस में, अभी इसमें तो कोई सम है नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू में v स्क्वायर। समझ पाए? ये चीज़ें जीरो हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये u की वैल्यू जीरो, u2 की वैल्यू जीरो। क्या हो जाएगा, हाफ m1 की वैल्यू क्या है 5 kg, 5 इंटू u1 की वैल्यू क्या है 75/9, 75/9 या 8.33 का होल स्क्वायर, 8.33 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 8 5 13 इंटू वी स्क्वायर 3.2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका गुणा भाग कर ले, हम लोग इसका गुणा भाग कर ले, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग इसका गुणा भाग कर लेते हैं तुरंत। हम लोग इसका गुणा भाग कर लेते हैं फटाफट से। नाउ अगर हम देखते हैं ये हमारे पास है हाफ मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 8.33 मल्टीप्लाई बाई 8.33, यह आ जाएगा 173.47, 173.47 माइनस इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2, क्या जाएगा 66.56। अगर इसमें से हम माइनस कर दें 173.47 में से अगर हम माइनस कर दें 66.56 तो आ जाएगा 106.91 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इतना बचा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इतना बचा। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको? क्या समझ में आया? क्लियर होता है? नोट करिए सब लोग, नोट करिए फटाफट से। 100% क्लियर हुआ ना? एनर्जी है तो लिखो किस में, जूल में। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 106.91 जूल। नोट कर लीजिए। क्लियर है ना सबको? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत बढ़िया। जैसे कि हमने बताया कि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, हमने पहले बताया कि आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि आईआईटीज वगैरह में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। आईआईटी में कहीं बन के क्वेश्चंस नहीं आता यार, यहीं से आता है। देखो अभी मैं कितना सिंपल तरीके से इसे आपके सामने पेश करूँगा, बहुत सिंपल, मतलब आपको लगेगा इससे पहले जो आपने सॉल्व किया उससे भी ज़्यादा सिंपल है। देखना पहले कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्ट वर्ड। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया है, ऐसा नहीं है। आप लोग समझ नहीं पाओगे अगर ईस्ट वर्ड क्या है, क्या मतलब निकलेगा। देखो समझो हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको सोल्यूशन लिखना है, इसमें कोई एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है m मास का ईस्ट वर्ड। अगर हम आपको डायरेक्शन समझाएं, डायरेक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे ही होता है। जब भी डायरेक्शन आपको याद करो आप 4 याद कर लो बस। 4 कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, ये याद करने की ट्रिक है। 4 ऐसे, यही वाला 4 बनाना है, हमेशा आपको याद रहेगा। ये जहां से स्टार्ट करते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही पढ़ते हो ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तो पढ़ते नहीं। जहाँ से चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस याद हो गया। अब कर रहा है कोई पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई एक पार्टिकल है, नीचे बनाते हैं, एक कोई पार्टिकल है m मास का विच मूव ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन बोल रहा है ना, ईस्ट वर्ड डायरेक्शन मतलब ये किसी डायरेक्शन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। ये देखो विद वेलोसिटी ऑफ v, इसका मास m है, किधर मूव कर रहा है, ईस्ट वर्ड, मतलब ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है ईस्ट वर्ड, कुछ ऐसे। इसे
इस दिशा में v स्पीड से मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड। दूसरा क्वेश्चन, मतलब आगे क्या कहा जा रहा है, कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास के किसी अनदर पार्टिकल से कोलाइड करता है, मूविंग नॉर्थवर्ड विथ द सेम स्पीड v। वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड मतलब देख रहे हो ना, नॉर्थवर्ड मतलब ऊपर की ओर। यहाँ तो दो चीजें आप समझ पाए। इसी प्रकार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन किधर मूव, ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड। दूसरा पार्टिकल जो है हमारा सेम मास का, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। क्लियर है, विद द वेलोसिटी ऑफ, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। भाई ऐसे कोलाइड करते हैं जैसे इधर से आ रहा है, ये इधर ऊपर जा रहा है, ऐसे कुछ ऐसे कोलाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये इधर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है, कुछ ऐसे। जब कोलाइड करेंगे ये इधर तो जाने नहीं लगेगा, ना तो ऊपर जाने लगेगा। ये जब आपस में चिपकेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सेम मास के हैं, तो क्या किधर मूव करेंगे, डायरेक्ट इधर, ठीक। चलो कोलाइड के पश्चात मतलब जब इसमें कोलिजन हो जाता है, फिर बोथ पार्टिकल स्टिक इच अदर, चिपक जाते हैं। द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m, जो नया पार्टिकल हमें मिलता है ऑफ मास 2m मास का, विल मूव इन द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, मतलब एक नॉर्थ में मूव कर रहा है, एक ईस्ट में मूव कर रहा है, तो दोनों किधर मूव करेगा, ये उनके बीचों बीच मूव करेगा। डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v/2, 2v या v/√2 या फिर v, यही आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, चलो सॉल्यूशन देखो इसका, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, पहले ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा था, x डायरेक्शन में मूव कर रहा था, समझो, पहले हर एक बात समझ आओगे। x डायरेक्शन के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, y डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं x डायरेक्शन। जब इसे x डायरेक्शन मानेंगे तो p इनिशियल जो होगा ऑफ x डायरेक्शन इक्वल टू p फाइनल ऑफ x डायरेक्शन इक्वल होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन होता है हमेशा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो। देखो लास्ट लेक्चर अगर नहीं देख के आओ तो ये लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे। लास्ट लेक्चर देखो, इसलिए मैं कहता हूँ हर एक लेक्चर से इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर एक कड़ी में देखा करो यार। PIX जो है इज इक्वल होगा PFX के बराबर होगा। चलो P इनिशियल क्या कहता है, x डायरेक्शन के लिए सिर्फ इसकी बात करेंगे, ये तो x में मूव नहीं कर रहा है। m1 मतलब m की वैल्यू है, u1 मतलब v, mv इज इक्वल टू p फाइनल मतलब 2m। ये किधर स्पीड से मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये मूव कर रहा होता है, इसकी वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, v डैश। ये किधर मूव कर रहा है, v डैश, मान लेते हैं ये v डैश है, 2m v डैश। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो m से एक m कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, v डैश इक्वल टू v/2। मिला कि नहीं मिला, मिल गया। x डायरेक्शन के लिए ये 2m जो होगा किधर मूव करेगा, v/2। अच्छा सेम चीज आप लगाओगे, p इनिशियल ऑफ y डायरेक्शन इज इक्वल टू p फाइनल ऑफ y डायरेक्शन। p इनिशियल ऑफ y डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसकी चर्चा हो रही है। y डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कितना है, m1 v1 लिख दो। m1 मतलब m, ये स्मॉल m ही है, m v1 मतलब v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, 2m इंटू में किधर मूव करा है, v डैश। इधर हम m से m कैंसिल, v डैश की वैल्यू निकाले तो v/। ये y डायरेक्शन में भी ये v डैश x बना लो, v डैश x और ये v डैश y। वो v डैश है, v डैश x और v डैश y की वैल्यू निकाले। v डैश y की वैल्यू क्या है, v/2। इतना समझ में आया। अब समझ लो जब एक v/2 से मूव करा है, दूसरा इधर v/2 से मूव करा है, इसका रिजल्टेंट होगा, यही तो है इसका रिजल्टेंट। ये इसका क्या है, रिजल्टेंट। और एक दूसरे की ये क्या है, 90 डिग्री पर एंगल पर है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो बताओ, दो वेक्टर आपको दिए हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो। रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे, v डैश की वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v/2 का होल स्क्वायर प्लस v/2
2 का होल स्क्वायर प्लस 2v/2 इंटू v/2 इंटू में cos 90, यही तो रखते हो ना क्योंकि बीच के एंगल 90 डिग्री है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल। v/2 का होल स्क्वायर करो कितना होगा, v²/4 प्लस में v²/4 प्लस में cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2v²/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v²/2, v²/2, v बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, v/√2, ये v डैश की वैल्यू मिलेगा क्या हमको, v/√2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम मिली आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नोट करो फटाफट से, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता होगी बस एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सेम टाइप का कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें रिजल्टेंट निकाल के यहाँ पर नहीं दिया गया, इसमें कुछ देख रहा हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के टर्म में दे दिया गया, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई एक्सिस मतलब जे कैप। इसमें आपको रिजल्टेंट नहीं निकालना, आप डायरेक्ट बता दोगे, आप कोई रिजल्टेंट नहीं निकालना, जो हमने रिजल्टेंट निकाला था वहाँ पर रिजल्टेंट नहीं निकालना, डायरेक्ट आप यही रखोगे। कैसे रखोगे, मास ऑफ यम मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ v, कोई यम मास है जो कि v वेलोसिटी से x एक्सिस पर मूव कर रहा है, कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू ए मास ऑफ 3m मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, कोई मास है जो है हमारा 3m, वो अपवर्ड मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, ठीक, विद द वेलोसिटी ऑफ 2v, सॉरी 2v। नाउ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी इसकी, जब दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो यम है 3m है, ये 4m मास का हो जाएगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, मतलब x और y एक्सिस में निकालना है, x एक्सिस में और y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी वही पूछा जा रहा है। चलो इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं vx, इसको मान लेते हैं हम vy। चलो निकालो, हम अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे क्या लगाएंगे, p इनिशियल ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू p फाइनल ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की बात करें मतलब इसकी, और इसकी चर्चा करेंगे, y एक्सिस को छोड़ देंगे। x एक्सिस के लिए m1 v1 प्लस m2 v2, इधर तो आएगा नहीं क्योंकि ये y एक्सिस में मूव कर रहा है, x एक्सिस में इसका मूवमेंट 0 इक्वल टू इसका मूवमेंट m1 की वैल्यू है क्या है 4m इंटू में v1 vx, क्या हो गया m से m कैंसिल, ये हो जाएगा vx इज इक्वल टू v/4, एक्स एक्सिस में कितना मूव किया v/4, एंड यही चीज़ हम निकालेंगे किधर, y एक्सिस में, किधर निकालेंगे y एक्सिस में, तो y एक्सिस के लिए निकालेंगे p ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू p फाइनल ऑफ y एक्सिस। इनिशियल y एक्सिस में क्या है m1 वैल्यू 3m इंटू में 2v इज इक्वल टू 4m इंटू में vy, क्या लिखोगे 3 2 जा 6mv इज इक्वल टू 4m इंटू में vy, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा vy इज इक्वल टू 6v/4 मतलब 3/2, 3v/2 इज इक्वल टू vy। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा v/4, यहाँ पर फाइनल हमारा क्या बच जाएगा v/4 आई कैप प्लस 3v/2 j कैप, क्या इसमें से कोई मिल रहा है v/4 आई कैप प्लस 3/2 j कैप, ये नोट कर लीजिए। सिंपल था यार, कुछ था ही नहीं इसमें, एकदम ऐसे सो सिंपल। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग बताने वाले हैं, इसके बाद एक और वीडियो बनाएं क्योंकि अभी तक सभी क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए हैं। एक लेक्चर और होगा हमारा इस पर, तब जाकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। हमने सोचा था इसी में बता देंगे, बट लगभग टाइम कंप्लीट हो रहा है। सो अभी एक लेक्चर और बनाएंगे, उसमें हम लोग कवर कराएंगे। उस लेक्चर में टोटल ऑल टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहा जा रहा है ए मास ऑफ 10 ग्राम मूविंग, IIT क्वेश्चन ये भी है। ए मास ऑफ 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई मास है
10 ग्राम का जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, स्ट्राइक ए पेंडुलम बॉब, किसी पेंडुलम बॉब से, मतलब पेंडुलम बॉब ऐसे लटकी हुई है, ठीक, ऑफ मास 10 kg, उसका भी मास 10 kg का ही है, बॉब का भी मास 10 kg का ही है, ठीक, उससे जाकर टकराती है, मतलब ऐसे 10 ग्राम की कोई बुलेट है जो कि 10 ग्राम के बॉब से टकरा रही है, जब इससे टकराएगी तो क्या होगा समझो, और ये इसी में जाकर अटैच हो जाती है, हटती नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है, स्टिक ईच अदर, जाकर चिपक जा रही है। द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द सिस्टम इज, समझो पहले, जैसे मान लीजिए ये बॉब है, ये बॉब है, इसी से जाकर टकराएगी, ये भी देखो मान लो ये गया, जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये इधर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये दोनों साथ साथ अब कितने ऊपर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से कितना हाइट पर गए हैं, वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। चलो वो भी देख लेते हैं किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन दिया गया 7.5, 5, 2.5, 1.25। देखो मान लीजिए यहाँ पर ये दिया जा रहा है, कोई पेंडुलम है, पेंडुलम बॉब, पेंडुलम बॉब, ये है 10 ग्राम, 10 ग्राम, नाउ ये हमारा 10 ग्राम का है, क्लियर होता है। चलो अब कोई मान लीजिए कोई भी बॉक्स है जो कि आल्सो 10 ग्राम का है, जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे ही इस पे टकराएगा दोनों मास एक जैसे हो जा रहे हैं, दोनों मास सिमिलर हो जा रहे हैं। जब इससे टकराएगा आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये मास जो होंगे दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम मतलब 20 ग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जब दोनों चिपक जा रहे हैं 20 ग्राम का हो जाएगा। अब ये टकरा रहे हैं तो ये भी मान लीजिए v स्पीड से मूव करना स्टार्ट करने, क्योंकि ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। जब टकराएगा तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे। जब मूव करेंगे, क्योंकि ये इधर बंधे हुए हैं, ऐसे कुछ है तो ये मूव करेगा, ऐसे तो मूव नहीं करेगा, ये एक स्थान पर फिक्स है, ये कुछ ऊपर की ओर जाएगा। मान लेते हैं कुछ हाइट पर ये चला गया, कुछ हाइट पर ये चला गया 20 ग्राम। अब जितनी हाइट ये कवर किया है, यहाँ से लेकर इसके बीच की हाइट कितनी होगी यही हमको फाइंड करना है। हाइट कितनी होगी यही हमको फाइंड करना है। चलो कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ये जाकर टकरा रहा है इससे, ये जाकर टकरा रहा है इससे, तो क्या करोगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंटम कंजर्वेशन, हमेशा याद रखना। हम क्या अप्लाई करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पर लगाओगे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, कंजर्वेशन, तो इसमें निकलेगा क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन में ये m1u1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, दोनों एक साथ हो गए क्या हो जाएंगे, m1 प्लस m2 इंटू में v। m1 की वैल्यू क्या है 10 ग्राम, u1 की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। m2 की वैल्यू 10 ग्राम, v2 की वैल्यू ये रेस्ट पर है, आप देख पा रहे हो ये रेस्ट पर है 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 20 इंटू में v हो जाएगा 10, ये तो 0 हो गया ना, इज इक्वल टू 20v, v की वैल्यू मिली 1/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 1/2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 1/2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखो जब ये इससे आकर टकराएगा तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये मूव कर रहा है, यहाँ पर जाकर ये रुक जा रहा है, क्योंकि ये जब टकरा रहा है यहाँ पर जाकर रुकेगा, फिर ये वापस आ जा रहा है। मतलब कितना हाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, जहाँ पर ट्रेवल कर रहा है हाइट डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसके काइनेटिक एनर्जी से इक्वल होगी। यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी अदर वो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल वो इक्वल हो जाएगी। समझना, इस बात को समझो पहले। पेंडुलम, इलास्टिक इन इलास्टिक छोड़ो, पहले इस पेंडुलम की बात समझो।
इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, हम इधर नहीं बात करें कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी इसके बराबर होगी, नहीं, वो चीज नहीं बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, तब तो ये तो चेंज हो गया, ये तो हमारा इलास्टिक कोलिजन में था। हम बात ये कर रहे हैं कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी इसके मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगी। इनिशियल और फाइनल ये नहीं, इसकी बात हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, इसकी मैकेनिकल एनर्जी इसके बराबर होगी। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल, क्योंकि ये मूवमेंट में है और ये रेस्ट पर हो जा रहा है। ये इसके काइनेटिक एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फाइनल। इनिशियल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। फाइनल में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या होता है? mgh होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी। हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ m की वैल्यू 20 ग्राम इंटू v स्क्वायर, v स्क्वायर v स्क्वायर v स्क्वायर, v की वैल्यू है हाफ, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? 20 ग्राम, g की वैल्यू 10, अगर गिवन है यहाँ पर g की वैल्यू 10, नहीं गिवन होता 9.8 रखते। ये एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। जी की वैल्यू दी जा रही है, समझना इस बात को। एच की वैल्यू यही हमें फाइंड करना था। क्या निकालेंगे समझो, ये हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, मिला क्या हमको? 1/2 मल्टीप्लाई में 1/4 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में एच, 1/8 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में एच। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू 1/80, ये तो मिलेगा, ये 1/80, 1/80, ठीक। ये मीटर में मिला, मीटर में 1/80 मीटर, या फिर इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/80 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/4 सेंटीमीटर, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। सॉरी एच की वैल्यू है ना, एच की वैल्यू 1.85 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 1.25 सॉरी 85 नहीं 25, 1.25 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1/80 मीटर। सुनो डाउन कर लीजिए, क्लियर है सबको? उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, याद रखना, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद हम लोग करने वाले कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के बारे में, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है हम आपको बता दें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये चीज़ें हम कल बात करेंगे, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इलास्टिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है, इन इलास्टिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है, वो सभी चीज़ें हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।